हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं, फिर हमारी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका फिर से स्वागत करता है। तो दोस्तों, जो ये आज की हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो हालांकि हमने कुछ चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो उसके आप प्लेलिस्ट में जाकर आप पहला और दूसरा 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हो। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ हम साथ में क्या है इम्पोर्टेंट्स वीडियो भी घेरेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो क्वेश्चन पीछे प्रीवियस में आए हैं किसी भी इंडिया के किसी भी टेट में। तो हमने इसी कड़ी के तहत हम जो ये वीडियो है शुरू कर रहे हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। तो बहुत ही बच्चे हैं, ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते कि लास्ट में नोट करो कि नहीं है पूछा है। हम एक बार डिसलेक्सिया देखते हैं तो हमारे मन में जो साइकोलॉजी है, वो जो हमने डिसलेक्सिया के बारे में याद कर रखी है, हम उसी को एक बार में देखते हैं और जो हमारी आंखों के सामने आता है उसी पे टिक करके आ जाते हैं और पूरी तरीके से संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं कि हमने तो ठीक कर दिया, और वो होता गलत है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है क्वेश्चन को कि निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। तो वाचन, परिशुद्धता, गति और बोध की समस्याएं, सीधे और उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो देखो, मैं आपको पहले तो वो याद करवाना चाहता हूँ। आप जैसे ही टिक मैंने कर चुका है, इसका आंसर बी है, आप समझ ही गए होंगे। तो जो बाकी की 3 बचती है, अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में देख के दो निकले नहीं, अपितु आप याद करें कि कौन सी विशेषता है। पहली विशेषता है कि वाचन, परिशुद्धता, गति और बोध की समस्याएं। यानी जो डिसलेक्सिया होती है, ये एक ऐसी बीमारी होती है कि इसमें बच्चे को समस्याएं होती है वाचन से लेकर परिशुद्धता, यानी वाचन परिशुद्धता यानी बोलने की स्पष्ट शुद्धता, गति यानी एक फ्लो से नहीं बोलता बच्चा, बोध की समस्याएं रहती है। ये बिल्कुल सही बात है, ये डिसलेक्सिया के अंदर आती है। सेकंड, लिखने की धीमी गति। आप कितने ही प्रयत्न करो, वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से मस्त मौला होकर लिखता है, कभी रुक गया तो रुक गया। तो ये भी एक डिसलेक्सिया की ही विशेषता है। तीसरी, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। यानी जो छपे हुए शब्द है उसको ना तो वो बेचारों को याद होते हैं, ठीक है, और ना ही वो उनको अच्छे से लर्न कर पाता है। तो दोनों ही प्रकार की उसके लिए समस्याएं पैदा होती है और ये एक समस्यात्मक बालक है जिसमें डिसलेक्सिया की बीमारी पाई जाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये नहीं है कि आप टिक करें और निकल लिए। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। यानी सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। ऑप्शन देखिए कि आंसर आपको चूज करना है कौन सा इसमें से सटीक और बेहतरीन और करेक्ट आंसर है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है, प्रसन्न रहता है। तो सशक्त अभिप्रेरणा से बालक शीघ्र, यदि आप मोटिवेट करोगे बच्चे को कि आप उसकी बुराइयों को न देख के, यदि उसके अंदर 100 बुराइयां और एक अच्छाई, उस एक अच्छाई को लेकर, उस गुण को लेकर यदि आप उसको मोटिवेट करोगे तो वो क्या है, एक लगन से सीखेगा। ये बहुत ही अच्छे आप साइकोलॉजी यूज कर सकते हो टीचिंग के दौरान। तीसरा और हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। कि जो हस्तशिल्प है वो एजुकेशन हमें किसको देनी चाहिए। पहली, मंदबुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को, प्रखर बुद्धि बालकों को। तो हस्तशिल्प की हमें देनी चाहिए, मंदबुद्धि बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बालकों को पारितोषिक देकर,
उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। तो इसका उत्तर है उदाहरण देकर। आप उनके सामने ऐसे अच्छे अच्छे उदाहरण रखिए कि उनको बताइए कि बेटा किस प्रकार से चोरी करना एक पाप है, एक दंडनीय अपराध है, ये हमारे कानून में भी इसको सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो हम इस प्रकार से क्या है अच्छे उदाहरण देकर उनकी आदतों को हम उससे उस स्टूडेंट को या उस बच्चे को या उस छात्र को हम क्या है दूर करने का एक बेहतरीन प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुँह करते हैं, जो कि 5वां क्वेश्चन है कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। तो भाई पहला ऑप्शन है अभिभावकों के मत को, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को, शिक्षकों के निर्णय को, समुदाय के विचारों को। तो देखिए यदि प्रतिभावान बालक है तो उसकी पहचान के लिए हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को ही हमें क्या है तवज्जो या महत्व देनी चाहिए। अभिभावकों के मत से हमें कुछ लेना देना नहीं है, समुदाय और टीचर के निर्णयों से भी हमें कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा कि निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन या उदात्तीकरण। तो इसका आंसर है, इसका उत्तर है उदात्तीकरण। तो उदात्तीकरण से हम क्या है तनाव को कम करने का ये एक अप्रत्यक्ष ढंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2000 देश में लागू हुआ। ठीक है, तो कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। तो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? पहला, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। ऑप्शन 2, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल एक उत्तर सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो जो NCF 2005 था उसमें कला विद्यालयों को जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, जो कि बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपरोक्त सभी। तो विश्वसनीयता बोलते हैं। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तो उस परीक्षा को विश्वसनीय बोलते हैं, विश्वसनीयता बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन कि खालिस्तान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक महत्वपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक महत्वपूर्ण अवलोकन देती है। तो महत्वपूर्ण अवलोकन देती है योगात्मक मूल्यांकन। दोस्तों ये आप जो क्वेश्चंस हैं, ये जो वीडियो है आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस की सौजन्य से आप देख रहे हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हमने और भी बेहतरीन क्वेश्चंस रखे हुए हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करना न भूलें, ताकि दोस्तों मेरी भी कुछ इसमें मदद हो सके और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस और लेके आते रहे। और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है कि अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधारों हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। तो उसको बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। कि क्रियात्मक अनुसंधान जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय
में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है उसको हम क्रियात्मक अनुसंधान बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 12वां क्वेश्चन है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित प्रयोग से है। ये मस्तिष्क और आत्मा से, अधिगम और शिक्षा से, प्रशिक्षण और अधिगम से, शक्ति और गति से। तो इसका उत्तर है शक्ति और गति से। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के किस विकास से है? शक्ति और गति से। हमारा 13वां क्वेश्चन है मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं, तो केवल 1 कोष। शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो हमारा इसमें उत्तर होगा नैतिकता का होना। तो शैशव अवस्था में कोई नैतिकता की ऐसी कोई भावना बच्चे के अंदर नहीं होती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15वां कि चिंतन क्या है? प्रतीकों का उपयोग, भाषा का प्रयोग, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया, संप्रत्यय अधिगम। तो है चिंतन प्रतीकों का उपयोग। चिंतन क्या है? प्रतीकों का उपयोग। हमारा नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? बच्चों के लिए, प्रौढ़ों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए। तो अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग प्रौढ़ों के लिए, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग प्रौढ़ों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 17वां क्वेश्चन है समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले अधिगम सिद्धांत का नाम है संक्रियात्मक अधिगम सिद्धांत, सूझ का अधिगम सिद्धांत, प्रत्यक्ष व भूल का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। तो समस्या के अचानक एकदम से, तो ये होता है सूझ का अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो ये है हमारा 18वां क्वेश्चन कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास। तो ये है मानसिक विकास। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ये कथन किसका था? मानसिक विकास का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प सीखने के सही उत्तर है? तथ्य, सूचना, ज्ञान को प्राप्त करना और ज्ञान का प्रबोध। पहले तथ्य इकट्ठे करो, फिर उससे रिलेटेड कुछ सूचना देखो, फिर उससे रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करो, फिर उस पर बोध करो और फिर प्रज्ञान करो उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20वां कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। नहीं, हाँ, अनिश्चित, कभी कभी नहीं। तो परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जाता। तो परिपक्वता इत्यादि के व्यवहार से उत्पन्न अधिगम को परिवर्तन को अधिगम नहीं बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन कि मुर्रे ने एक प्रशिक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। वह प्रशिक्षण है विषय आत्मबोधन प्रशिक्षण। मुर्रे ने एक प्रशिक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। वह प्रशिक्षण है विषय आत्मबोधन प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कड़ी में और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी और यदि आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब के रेड बटन पे दबाकर सब्सक्राइब कर ले और वहीं पर बेल आइकन को लगा के आप हमारे ताज़ा जानकारी सबसे पहले अपने मोबाइल में ले सकते हो। नेक्स्ट, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है प्रेरक। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे कहा जाता है प्रेरक। तो ये तो कुछ क्वेश्चन से दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि बालाजी ऑनलाइन क्लासेस ने जो ये क्वेश्चंस आपके सामने पेश किए हैं आपको अच्छे लगे हुए होंगे। और यदि आपको अच्छे लगे तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर आप इसको शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें
थैंक यू दोस्त, क्योंकि आपका सपोर्ट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी तो हमारे चैनल के बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर हैं दोस्तों। क्योंकि आपका जुड़ना और आपके साथ किसी भी आप दूसरे व्यक्ति को जुड़वाते हैं तो हम आपका ज़िंदगी भर आभारी रहेंगे। तो थैंक यू दोस्त।